दोस्तों नमस्कार। आर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल में पुनः जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। इस चैनल का उद्देश्य आपको घर बैठे स्टेप बाय स्टेप मैथ्स का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाना है। साथियों, आज हम यहां पर राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत कक्षा 10 के गणित विषय के पेपर को सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। इन प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा 2020 को आधार मानकर हल करेंगे हम। साथ ही हम आपको बता दें कि इस चैनल के द्वारा मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज निरंतर चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में आपको वीडियोज़ के माध्यम से गणित की विषय वस्तु को स्टेप बाय स्टेप सरल रूप में प्रस्तुत करवाया जाएगा। साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे सॉल्यूशन पसंद आ रहे हों तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहें। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, दो संख्याओं का HCF व LCM क्रमशः 12 और 336 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, अर्थात हमें यहाँ दिया हुआ है HCF 12, LCM बराबर 336, प्रथम पूर्णांक बराबर 48, ज्ञात करना है द्वितीय पूर्णांक। तो सूत्र में हम मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो HCF के स्थान पर 12, LCM के स्थान पर 336 बराबर प्रथम पूर्णांक के स्थान पर 48 दिया हुआ है हमें, और इनटू सेकंड पूर्णांक। अब हम सेकंड पूर्णांक ज्ञात करना है, तो सेकंड पूर्णांक के जो गुणज है 48 उसको हमें दूसरी तरफ भाग में ले जाएंगे। तो 12 गुणा 336 बटे 48, और 12 को काट देंगे। 12 के पाड़े से 48 को 4 बार, और 4 से 336 काटेंगे। 4 अंठे 32, 1 और 4 चौक 16। तो हमारे पास में सेकंड पूर्णांक जो है वो 84 प्राप्त हो जाता है। अतः दूसरा पूर्णांक 84। 2, यदि cos 2a बराबर sin 4a हो तो 2a और 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम सभी जानते हैं पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा होता है। के LHS और RHS में cos और sin दिया हुआ है, हमें दोनों को समान त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। हम यहाँ cos 2a को sin में बदल रहे हैं, अतः थीटा बराबर 2a रखने पर तो सूत्र हमारे पास है cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पर जब 2a रख देंगे तो cos 2a बराबर sin 90 माइनस 2a। अब cos 2a बराबर sin 90 माइनस 2a हो गया। अब इसको समीकरण एक देते हैं। हमें दिया हुआ है cos 2a बराबर 4a sin 4a। समीकरण 2, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। cos 2a के स्थान पर हम रख देंगे sin 90 माइनस 2a, और बराबर में sin 4a। दोनों ही समान त्रिकोणमितीय अनुपात है, अतः इनके डिग्री मान बराबर होंगे। तो 90 माइनस 2a बराबर 4a। 2a का जब पक्षांतर करेंगे तो 4a में जाके जुड़ जाएगा 6a, और 6a में a के गुणज में 6 है, ये दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/6। तो a बराबर हो गया 90/6, यानी a का मान कितना आ गया 15 डिग्री। प्रश्न 3, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। हम यहाँ सबसे पहले त्रिभुज की माध्यिका को समझेंगे। माध्यिका क्या होती है, इसकी परिभाषा देखें। त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC दिया हुआ है हमें, और इस त्रिभुज के शीर्ष A के सम्मुख भुजा BC का मध्य बिंदु D हो तो A को D से मिलाने वाली रेखा इस त्रिभुज ABC की शीर्ष A से
माध्यिका कहलाती है। इसी प्रकार त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे, AD, BE और CF। अब हम दूसरा बिंदु है यहाँ केंद्रक। केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है। अर्थात त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। हम जानते हैं एक प्रमेय होती है केंद्रक और माध्यिकाओं के मध्य में कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को सदैव 2:1 में अंतः विभाजित करता है। अर्थात माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु G है वह माध्यिकाओं AD, BE और CF को 2:1 में अंतः विभाजित करेगा। प्रश्न 4, ध्वजांक विधि से 4532 भाग 112 को हल कीजिए। सर्वप्रथम हम 3 खंड बनाते हैं इस प्रकार से। प्रथम खंड भाजक के लिए होता है और द्वितीय खंड में और तृतीय खंड में जो हमारे भाज्य है उसको लिखते हैं व्यवस्थित करके। तो प्रथम खंड में जो 112 भाजक है हमारा, उसमें 1 नीचे और 12 ऊपर, यानी जो नीचे वाली संख्या उसे मुख्यांक कहते हैं और जो ऊपर होता है उसे ध्वजांक कहते हैं। ध्वजांक में जितने अंक हैं उतने ही अंक तीसरे खंड में भाज्य के होंगे। अर्थात यहाँ पर 2 अंक है भाजक में ऊपर की ओर ध्वजांक में, तो तीसरे खंड में जो भाज्य 45 32 है इसमें 32 ये तीसरे खंड में आएगा और शेष अंक दूसरे खंड में आएंगे। दूसरे खंड में 2 या 2 से अधिक अंक आ सकते हैं। अब हम इसे सरल करते हैं। तो सबसे पहले संकेत 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 में 1 का भाग लगाएंगे, यानी 4 भाग 1। तो भाग जाएगा हमारे पास 4 बार और शेष बचेगा 0, और 0 को हम 5 से पहले लिखते हैं। तो हमारे पास भागफल 4 आ गया जिसे हम नीचे लिख दिए हमने, और शेषफल जो था हमने 5 से पहले लिख दिया 0। अब देखें तो नया जो भाज्य है बिंदु नंबर 2, नया भाज्य हमारे पास आ गया 5। यदि इसे संशोधित किया जाए, संशोधित भाज्य, तो इस 5 में से जो ध्वजांक है ऊपर वाला 12 और नीचे 4, इसको 0 4 लिखकर इसका वज्र गुणा तिरछा गुणा करके जोड़ेंगे, ऊर्ध्व तिर्यक गुणा। तो ये 1 गुणा 4 तो आया 4, और 5 में से 4 जब घटाएंगे तो शेषफल रहेगा 1। अर्थात संशोधित भाज्य आ गया 1, यानी ये 5 नहीं है, संशोधित करने पे क्या हो गया 1। इस 1 में जो हमारे पास भाजक है उसका भाग लगाएंगे, तो ये 1 बार जाता है भागफल 1 बार, और शेष हमारे पास आएगा 0। ठीक है, अब 0 को 3 से पहले लिख देंगे। नया भाज्य आ गया हमारे पास 3, परंतु जब इसे संशोधित किया जा रहा है तो 3 में से 12 और नीचे अंक आ गया भाजक आ गया 12 और भागफल है 41। 41 और 12 इन दोनों को वज्र गुणा करते हैं तो 1 गुणा 1 तिरछा गुणा प्लस 4 गुणा 2 8 8 और प्लस 1 9। 3 माइनस 9 करते हैं तो माइनस का 6 आता है, अर्थात यह स्थिति संभव नहीं है। तो हमारी जो प्रक्रिया 3 और 4 जो हमने की है ये निरस्त करने योग्य है। पुनः हम भाग को 1 बार कम करते हैं, अर्थात 1 में जो हमारा नया संशोधित भाज्य आया था वो 1 था, 1 में पुनः भाग लगाएंगे 1 का, तो भागफल जाएगा 0 बार, शेष बचेगा 1। तो नया भाज्य हमारे पास 13 आ गया, और संशोधित कर दिया जाए यदि से तो 13 में 12 और नीचे लिख दें 40, इनका वज्र गुणा करें तो 13 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2, तो ये 1 इंटू 0 0 हो गया, और 4 इंटू 2 8 8 13 में से घटाते हैं तो 13 माइनस 8 बराबर आया 5। अतः यह 13 संशोधित होने के बाद में 5 बन जाता है, और ऊपर का जो शेष अंक है 2, तो हमारे पास 52 आ रहा है। अर्थात ये अंतिम शेषफल है, अंतिम
तो यहाँ देखें तो हमें भागफल के रूप में 40 प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 52। प्रश्न 5, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। हमें यहाँ विषम और धनात्मक पूर्णांक की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो हम पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x और क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर x प्लस 2। हम जानते हैं कि जो प्रत्येक सम संख्या हो या विषम संख्या हो, विषम संख्या की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी संख्याएं दो दो जोड़ने पर अगली क्रमागत विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं और इसी प्रकार दो दो घटाने पर भी हमें पिछली क्रमागत जो संख्याएं हैं विषम संख्या वो प्राप्त हो जाती हैं। तो जब भी क्रमागत विषम या सम धनात्मक पूर्णांक की बात की जाएगी तो हमें पहला विषम या सम पूर्णांक x मानना है और क्रमागत विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक x प्लस 2 मानना है। तो हमने माना पहला विषम पूर्णांक x है और क्रमागत विषम पूर्णांक आ गया x प्लस 2। अब यहाँ दिया हुआ हमें कि इनके वर्गों का योग 290 है। तो हम पहली संख्या का वर्ग करें, x का वर्ग कर दें और दूसरी संख्या x प्लस 2 का वर्ग करें। दोनों का वर्ग कर दिया हमने यहाँ देखें और इनका बीच में योग कर दें हम इनके वर्गों का योग, यानी पहली संख्या x स्क्वायर का वर्ग x प्लस 2 का वर्ग और बीच में प्लस कर दें तो बराबर 290 आ जाता है। तो ये प्रश्नानुसार हमें एक समीकरण प्राप्त होती है। अब इसको सरल करें हम, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर देखें तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पहली संख्या का वर्ग देखें x का तो x स्क्वायर आ रहा है, अंतिम संख्या 2 है तो 2 का वर्ग आ गया 4 और बीच में आता है 2ab अर्थात x को 2 से गुणा करेंगे 2x और उसका दुगुना जब करेंगे तो 4x। तो हमें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290 प्राप्त होता है। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ जाते हैं तो 2x स्क्वायर और ये 4x आ गया एज इट इज़ और ये प्लस का 4 बराबर 290। आगे देखते हैं तो 290 को जब इस तरफ लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। अब हम यहाँ देखें तो प्लस का 4 है और माइनस का 290, इसको सरल करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 286 बराबर 0। और देख रहे हैं हम पूरे समीकरण में 2 से विभाजित हो रहा है ये, तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर 0। अब यदि हम द्विघाती सूत्र लगाएं या बहुपदीय विधि से इसके गुणनखंड करते हैं तो हम मध्य पद देखें तो प्लस का 2 है और प्रथम और अंतिम पद को यदि गुणा करते हैं तो माइनस का 143 प्राप्त होता है। तो ऐसी दो संख्याएं हम प्राप्त करेंगे। तो हमने प्लस का 13 और माइनस का 11 ऐसी दो संख्याएं ली हैं, अद्वितीय संख्या होती है ये। तो प्लस का 13 और माइनस का 11 यदि इन दोनों को जोड़ कर दें हम तो प्लस का 2x आ जाता है और यदि इनको गुणा करें हम तो माइनस का 143 प्राप्त होता है। तो x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस 143 बराबर 0। प्रथम दो पदों में x उभयनिष्ठ है आता है, x कॉमन ले लेते हैं हम तो यहाँ बचता है x प्लस 13 और अंतिम दो पदों में देखें तो माइनस का 11 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेने के बाद में x और जब बाहर माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ अंदर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा तो ये x प्लस 13 अर्थात यहाँ पर माइनस का 11 कॉमन लेने पर x प्लस 13 प्राप्त होता है बराबर 0। अब दोनों संख्याओं में देखें तो x प्लस 13 उभयनिष्ठ है, x प्लस 13 इसको कॉमन ले लेते हैं हम तो उधर बचेगा x और दूसरे पक्ष में बचेगा माइनस का 11। तो हमें यहाँ पर x प्लस 13 और x माइनस 11 इस समीकरण के दो गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। अब यदि इन दोनों को सरल करके हम देखें, शून्य ज्ञात करें तो x प्लस 13 बराबर 0 आ जाता है अर्थात x बराबर माइनस 13 और x माइनस 11 बराबर 0 देखें तो x बराबर प्लस का 11 प्राप्त होता है।
अब हमें दिया हुआ है कि हमें दो ऐसी विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। कैसी संख्या? धनात्मक भी हो विषम भी हो। तो यहाँ पर 11 ऐसा पहला पद होगा, यानी पहला विषम धनात्मक पूर्णांक 11 है। तो अगली जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी वह होगी 11 + 2 अर्थात 13। तो हमें 11 और 13 ये वो दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो गई है। प्रश्न 6, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। समकोण त्रिभुज AB जिसमें मीनार है और मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर माना एक बिंदु C है और बिंदु B से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु D है। सरल रेखा में एक ही रेखा पर स्थित है बिंदु C और D। और उन्नयन कोण बिंदु C और बिंदु D से मीनार के शिखर यानी A के उन्नयन कोण देखें तो थीटा और 90 - थीटा मान लेते हैं हम, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों कोण पूरक कोण है। तो माना बिंदु C पर यदि कोण थीटा बनता है तो D पर 90 - थीटा बनेगा। तो इस प्रकार हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। हम सभी जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी लंब और आधार की भुजाओं का जो अनुपात होता है वह tan थीटा होता है। तो हम यहाँ त्रिभुज ABC की बात करें तो यहाँ पर tan थीटा का मान लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया AB, आधार हो गया BC, और tan थीटा बराबर लंब का मान हमें H मान लेते हैं हम और आधार का मान हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे समीकरण 1 दे देते हैं हम। और इसी प्रकार यदि त्रिभुज ABD में देखें हम तो यहाँ पर थीटा का मान होगा 90 - थीटा, अर्थात tan 90 - थीटा बराबर हो गया AB लंब हो गया और BD आधार हो गया। अब AB का मान H है और BD का मान हमें 9 दिया हुआ है। अब हम सभी जानते हैं पूरक त्रिकोणमिति अनुपात से tan 90 - थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो ये मान जो LHS है वह हो गया कोट थीटा और बराबर H/9। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में गुणा करते हैं तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर H/4 इंटू H/9 लिखते हैं। और tan इंटू कोट बराबर हमारे पास आ जाएगा H²/36। परंतु हम सभी जानते हैं tan और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, अर्थात tan इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है। या फिर tan थीटा के स्थान पर 1/कोट रख दें, या कोट के स्थान पर 1/tan लिख दें, या सबसे सरल देखें तो हम जो हमारे पास tan इंटू कोट और इसका मान आया H²/36, इसमें tan के स्थान पर sin/कोस लिख दें और कोट के स्थान पर कोस/sin लिख दें और बराबर में H²/36 आ जाता है। तो साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, बराबर 1। तो H² बराबर आ गया हमारे पास 36। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो √36 आएगा और H बराबर 6 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई हमें 6 मीटर प्राप्त हो जाती है। प्रश्न 7, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेमी है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां हमें पाई बराबर 3.14 एवं √3 बराबर 1.73 लीजिए। यहाँ प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा बराबर है 20 सेमी। समबाहु त्रिभुज में
तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर बी सी भी होंगी। और दूसरी चीज़ दिया हमें, प्रत्येक शीर्ष ए बी सी से 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए। यहाँ माना कि शीर्ष ए से 10 सेमी त्रिज्या का एक चाप ई एफ, शीर्ष बी से डी एफ और शीर्ष सी से डी ई चाप खींचे गए हैं। अतः वृत्त के चाप की जो त्रिज्या तो हो गई 10 सेमी और थीटा जो हो गया वो है 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। और जो चाप खींचे गए वो 10 सेमी त्रिज्या खींचे गए। अतः प्रश्नानुसार ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ छायांकित क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल घटाने होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, माइनस 3 त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफल की जगह 3 और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर θ/360। अब हम इसमें मान रखते हैं तो √3/4 ऐसे कैसे रहेगा। और भुजा समबाहु त्रिभुज की 20 दी हुई है तो 20 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में पाई के स्थान पर 3.14 जो हमें दिया हुआ है और त्रिज्या 10 × 10 और थीटा के स्थान पर 60 डिग्री बटे 360। यदि हम इसको सरल करें तो √3/4 जो है √3 के स्थान पे 1.73 रखते हैं। √3 की जगह 1.73/4 गुणा 20 का वर्ग 400। और जब इसका दशमलव उठाएंगे 1.73 का तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 2 0 काट देंगे और 4 से 4 तो 173 आ जाता है ये। दूसरी ओर देखें तो 3.14 का जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और 100 से 2 0 से ये ऊपर वाले दोनों 10 के 10 कट जाएंगे दोनों, ठीक है। और इधर 60 और 360 में 0 0 काट दो और 6 से 36 6 बार कट जाएगा। तो हमारे पास 3 जो ब्रैकेट के बाहर है अंदर 314/6 ये बचता है। आगे देखें तो 173 माइनस 3 के पार्ट से इसको काट दो 6 को 2 बार तो 314/2। जब 2 से विभाजित करेंगे इसे 2 का भाग लगाएंगे तो 157 आता है। तो 173 माइनस 157 बराबर 16 वर्ग सेमी। ये क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 8, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण A बराबर 5y + 5, कोण B बराबर 4y - 4, कोण C बराबर x + 10 तथा कोण D बराबर 2x + 4 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा समझें। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। हमें यहाँ चक्रीय चतुर्भुज के कोण ABCD दिए हुए हैं। कोण A बराबर 5y + 5, कोण B बराबर 4y - 4, कोण C बराबर x + 10 और कोण D बराबर 2x + 4 दिए हुए हैं। और हम जानते हैं एक प्रमेय होती है चक्रीय चतुर्भुज संबंधित। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण A के सम्मुख हो गया C, तो A + C बराबर 180। और A के स्थान पर यदि मान रखें हम इसे समीकरण 1 दे देते हैं, कोण A + C बराबर 180। और इसी प्रकार सम्मुख कोण में कोण B + कोण D बराबर 180, इसे समीकरण 2
दे देते हैं। इन दोनों समीकरणों में एक एक करके हम इनमें मान रखते हैं। तो कोण ए के स्थान पर 5y + 5 जो हमें दिया हुआ है, और कोण सी के स्थान पर x + 10 बराबर 180। अब इसको व्यवस्थित करते हैं। तो पहले x और फिर 5y प्लस का, और प्लस 5 और 10 कितने हो गए 15 बराबर 180। 15 का जब पक्षांतर करके उधर दूसरी ओर ले जाएंगे और घटाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह उधर जाके माइनस हो जाएगा और 180 में से घट जाता है। तो x + 5y बराबर 165, इसे समीकरण 3 देंगे। तथा इसी प्रकार देखें समीकरण 2 में b और d के मान रखते हैं हम। तो 4y - 4 b का मान है, और कोण d के स्थान पर 2x + 4 बराबर 180। इसे भी व्यवस्थित करते हैं। तो 2x और फिर y का जो चर है उसको देखें तो 4y है, तो 2x + 4y, और ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4 बराबर 180। और ये दोनों मान प्लस माइनस के होके कट जाएंगे 4, तो हमारे पास बचेगा 2x + 4y बराबर 180। यहाँ देखें हम तो 2 से विभाजित हो रही है समीकरण पूरी, तो 2 से भाग देने पर इस समीकरण को x + 2y बराबर 90 प्राप्त होता है। इसे समीकरण 4 लिख देते हैं। समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि द्वारा यदि हम घटा दें तो हमें x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। समीकरण 3 x + 5y बराबर 165 और x + 2y बराबर 90। समीकरण 4, इनके चिन्ह घटाते हैं, नीचे वाले के चिन्ह बदलते हैं। तो x कट जाएगा, और y में देखें तो प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, तो ये 3y बचेगा। और 165 में जब 90 घटा देते हैं तो 75 बचेगा, और 3y बराबर आ गया 75, और y बराबर हमारे पास आ जाता है 75/3। 3 से जब इसको हल करेंगे भाग देंगे तो y का मान हमारे पास 25 प्राप्त हो जाता है। और y का मान समीकरण 3 में यदि हम रख दें तो हमारे पास x + 5 और y के स्थान पर 25 रखते हैं बराबर 165। x + 5 को जब 25 से गुणा करेंगे तो 125 बराबर 165, और 125 का यदि पक्षांतर कर दिया जाए तो x बराबर 165 - 125, और यह आ जाता है हमारे पास x बराबर 40। अतः हमें x बराबर 40 डिग्री और y बराबर 25 डिग्री प्राप्त हो जाता है। प्रश्न 9, सिद्ध कीजिए कि पहला मान है √ में 1 + cos थीटा बट्टे 1 - cos थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। और दूसरा प्रश्न है इसी के अंदर साइन की घात 6a प्लस कोस 6a, यानी कोस की 6 घात a बराबर 1 - 3 sin स्क्वायर a कोस स्क्वायर a हमें सिद्ध करना है। पहले प्रश्न के LHS में देखें तो √ में 1 + कोस बटे 1 - कोस थीटा दिया हुआ है। हम यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसे अंश और हर को √ में 1 + कोस थीटा से गुणा करेंगे, अंश और हर को। तो यहाँ पर समीकरण 1 देते हैं और समीकरण 1 के अंश व हर में हर का परिमेयकरण करते हैं हम। तो √ में 1 + कोस बटे 1 - कोस ये तो दिया हुआ है, इनटू, और हर में जो संख्या है 1 - कोस है इसका परिमेयकरण करें तो 1 + कोस, और 1 + कोस अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं। आगे देखें तो अंश में जो दिया हो 1 + कोस और 1 + कोस, ये दोनों गुणा होकर 1 + कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे 1 - कोस थीटा और 1 + कोस थीटा, हमारे पास जो सर्व समीकरण होती है गुणनखंड की a + b और a - b को जब गुणा करेंगे तो a² - b² आता है। यहाँ पर 1 - कोस और 1 + कोस ये सरल होके 1 - कोस स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखें तो अंश को सरल करने पे 1 + कोस थीटा का होल स्क्वायर आता है, और नीचे 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और इसका सर्व समीकरण साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा हमारे पास 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये मान हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो हर में 1 - कोस स्क्वायर के स्थान पर साइन स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर हो गया 1 + कोस थीटा का होल स्क्वायर का वर्गमूल। अब यदि इसका पूरे का वर्गमूल कर दें हम तो ऊपर का जो वर्ग था 1 + कोस थीटा
आ जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर का वर्ग साइन थीटा आ जाएगा। इसे अलग अलग कर दें हम, 1/साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हम जानते हैं 1/साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो इसके स्थान पर कोसेक थीटा लिख देंगे और कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो ये हो गया कोट थीटा। तो हमें जो RHS है वो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा प्राप्त हो जाता है, अर्थात LHS बराबर RHS। अब इसी का दूसरा भाग देखें और इसका जो LHS है साइन की घात 6a प्लस कोस की घात 6a। इसमें ये जो समीकरण दिया हुआ है इसे हम गुणनखंड के रूप में इसको सरल करेंगे। तो हम सभी जानते हैं साइन स्क्वायर की जो सर्व समीकरण होती है उस रूप में इसको बदलेंगे। तो हम इसे साइन स्क्वायर a का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर a का होल क्यूब लिख सकते हैं, अर्थात जब समीकरण में या किसी संख्या में घात के ऊपर घात हो तो वो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर का होल क्यूब और ये कोस स्क्वायर a का होल क्यूब। अब हम जानते हैं सर्व समीकरण में गुणनखंड में a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a के स्थान पर साइन स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर a, और b के स्थान पर कोस स्क्वायर a। तो ये मान जब इसमें रखते हैं तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a और अंदर साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब जो बाहर साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a है, ये हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अतः ये जो बाहर मान है ये 1 हो गया और अंदर हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब हम इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का रूप बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाए, अर्थात साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ देखें तो हमारे पास a स्क्वायर के स्थान यानी कि a के स्थान पर यहाँ आ रहा है साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर और b के स्थान पर है कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब हमें इसे वर्ग बनाने के लिए हम बीच में 2ab का रूप यानी 2 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a यदि इसमें जोड़ दें और घटा दें तो हमें ये वर्ग के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इसे वर्ग करने के लिए 2 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a जोड़ने और घटाने पर, तो साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a और ये दिया हुआ था हमें बीच वाला जो पद माइनस का साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a एच टी आ जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप देखें तो प्रथम 3 पदों में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप को a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस आगे 2 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a जब जुड़ के माइनस का 3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। अब सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर होता है 1, अतः 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a हमें प्राप्त हो जाता है, अर्थात यहाँ LHS बराबर RHS। प्रश्न 10, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और इसकी जो बारंबारता है वो F 42, 30, 50, 22, 8 और 5 हमें दी हुई है। हमें सबसे पहले माध्यक ज्ञात करना है, तो हम माध्यक में सूत्र ज्ञात करेंगे m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। अब यहाँ माध्यक में हम सभी जानते हैं मीडियन जो होता है, हम अधिकतर बार कई छात्र होते हैं जो माध्य और माध्यक में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो इसका इंग्लिश जो वर्जन है उसे ज़रूर देखें। माध्यक को मीडियन भी कहते हैं और यहाँ पर माध्यक जब भी ज्ञात करेंगे हम CF यानी संचय बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करनी होती है। तो F में जो बारंबारता है उसमें देखो 42 का 42 आ गया और 42 को यदि तिरछा देखें जेड के रूप में 30 में जोड़ेंगे
तो 72 और 72 को जब 50 जोड़ेंगे तो 122, 122 में 22 जोड़ेंगे 144 और 144 में 8 जोड़ेंगे 152, 152 में 5 जोड़ेंगे 157। और यदि हम बारंबारताओं का योग करते हैं तो भी हमें 157 ही प्राप्त होता है। अब हमें n/2 बराबर 157/2 बराबर आ गया 78.5। इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखें तो 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 122 है। इसके संगत वर्ग 16 से 24 हमें प्राप्त होता है और हम इसको एक बॉक्स के रूप में बंद कर देते हैं और यही माध्यक वर्ग कहलाता है। इसी के आसपास हमें मान रख के इसको हल करना होता है। अब हम यहाँ देखें तो L बराबर हमें 16 मिल रहा है यहाँ से और n/2 हमने अभी ज्ञात किया 78.5 और F जो बारंबारता है वो 50 है और CF 72 होगी क्योंकि CF माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता को कहते हैं। अतः यहाँ पूर्व की संचयी बारंबारता देखें तो 72 है, तो अतः CF बराबर 72 और H जो वर्ग अंतराल है इनका 8-8 का है तो H बराबर 8। ये सभी मान जब हम इसमें सूत्र में रखेंगे तो L के स्थान पे 16 प्लस n/2 के स्थान पर 78.5 माइनस CF 72 बटे में 50 F के स्थान पर इंटू H 8। अब इसको सरल करते हैं तो 16 प्लस 78.5 में से 72 घटाएंगे तो 6.5 बटे 50 गुणा 8। अगले स्टेप में जब दशमलव उठाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगी और 65 बटे 500 गुणा 8। और इसको ये सरल करते हैं हम 5 से काट दें तो 13 बार और नीचे आएगा 100 और 13 को यदि 8 से गुणा कर दें तो 104 बटे 100। तो हमारे पास आएगा 16 प्लस 104 बटे 100 और जब 100 का भाग इसमें लगाएंगे सरल करेंगे तो 1.04 प्राप्त होता है और इन दोनों का योग करने पर हमें 17.04 माध्यक प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न 10 का सेकंड भाग देखें, बहुलक। बहुलक ज्ञात करना बहुत ही सरल है, अधिकतर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ये। तो सबसे पहले हम प्रश्न को उतारते हैं वर्ग में। 0 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और इसकी जो बारंबारता F है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। बहुलक का सूत्र देखें तो Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको और इंटू H। यहाँ हम इसको समझ लें कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाला अंक बहुलक होता है। यहाँ बारंबारता में सर्वाधिक मान 50 है तो हम 50 को बॉक्स बनाएंगे एक और इस बॉक्स को बहुलक वर्ग कहते हैं, बहुलक वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब F0 और इनके सभी के मान देखते हैं हम तो यहाँ L बराबर 16 है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता यानी 30, F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो यहाँ F0 हो गया 30, F1 50 और F2 22 और H जो अंतराल है वह हमें 8 दिया हुआ है। सूत्र में देखें तो L के स्थान पे 16 हमने रख दिया प्लस F1 के स्थान पे 50 माइनस F0 के स्थान पे 30 और बटे में देखें तो 2F1 यानी 2 को F1 से गुणा करना है तो 2 इंटू 50 माइनस F0 का मान 30 माइनस F2 22 इंटू 8। अब हम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ इसको सरल करना। 3 स्टेप में इसका कार्य करेंगे हम। तो यहाँ पहले स्टेप में केवल 50 माइनस 30 करें तो हमें यहाँ 20 आ गया और शेष जो भाग है वो वैसे एज इट इज लिख देते हैं। तो 16 प्लस और ये ऊपर हल करने पे 20 आ गया। नीचे यदि 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 माइनस का 30 माइनस का 22 और इंटू 8। अगले स्टेप में 100 में से 30 को यदि घटा दें हम तो 70 आएगा। तो हमारे पास बचता है 16 प्लस 20 प्लस बटे में 70 माइनस 22 इंटू 8। आगे 70 में से 22 घटा दें हम तो 16 प्लस
अंश में आएगा 20 और नीचे बच जाएगा 48 इंटू 8। अब यदि हम इसको सरल करते हैं तो हमारे पास में जो मान है वो 4 के पहाड़े से काटते हैं 20 को तो 5 बार, और 4 के पहाड़े से यदि 48 काटें तो 12 हमें प्राप्त होता है। और फिर 4 के पहाड़े से 8 को और 12 को काटेंगे तो 4 के पहाड़े से 2 बार कट जाएगा 8, और ये 12 3 बार, तो ऊपर आ गया 5 दूनी 10 और बटे 3। तो जब हम सरल करेंगे 10 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 3.333, और ये 16 प्लस चल रहा है तो 16 प्लस 3.33, तो ये इनको यदि जोड़ेंगे तो 19.33 हमें इस प्रश्न का बहुलक प्राप्त हो जाता है।